हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं 2500 एमसीक्यू के माध्यम से, है ना। तो इसका 5 एपिसोड आपको पहले उपलब्ध करवा दिया गया है और आज छठे सेशन में हम अपने कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। 100 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें, क्योंकि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए हमारा ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हम पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स को 2500 एमसीक्यू के माध्यम से आपको रिवाइज करा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस सेशन के लिए और शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारे सामने, क्योंकि 100 प्रश्न को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर वी के सारस्वत समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में बदलाव से। डब्ल्यूपीआई क्या है? थोक विक्रेता सूचकांक, ठीक है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है। फिर है ऑप्शन बी एमएसएमई क्षेत्र से। ऑप्शन सी है खनिजों के पुनर्वर्गीकरण से। और ऑप्शन डी है ग्रेट निकोबार के पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण से। तो सबसे पहले आप अपना आंसर खुद देंगे और फिर मिलाएंगे आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो डॉक्टर वी के सारस्वत समिति जो है ये संबंधित है खनिजों के पुनर्वर्गीकरण से, और इस समिति के अनुशंसा पर, इस समिति की सिफारिश पर अभ्रक, फेल्सपार ऐसे कुछ खनिजों को अभी प्रमुख खनिजों की सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर वी के सारस्वत समिति संबंधित किससे है? खनिजों के पुनर्वर्गीकरण से। और होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष में बदलाव से कौन सी समिति संबंधित थी? रमेश चंद समिति। ये भी हमने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। और दूसरा है, इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी और इसके तहत 100 जिलों को कवर करने का प्लान बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रिवाइज करते हुए चलेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, दूध, दाल, मसाले और चाय। अपना आंसर पहले खुद करेंगे, और ये जो है आपका फरवरी 2025 से लिया गया सारा करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो रिवाइज करते हुए चलेंगे। किसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूध, दाल और मसाले के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, ये याद रखना है। और चाय के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है उत्पादन के मामले में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारे सामने, निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी? और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, क्या इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, और ऑप्शन डी एक भी नहीं। इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? अगर आपने अच्छे से फरवरी 2025 के मैगजीन को पढ़ा होगा किसी भी कोचिंग का, तो उससे आपको ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों ही युग्म जो है ये
सुमेलित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुरुआत 2007-8 में की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 2015 में की जाती है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की जाती है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारे सामने। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड के गठन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 75 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 100 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन डी 125 करोड़ रुपए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। आप किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा ही। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी, और ये कहां पर गठन किया जाएगा मखाना बोर्ड का? बिहार में, है ना। और इसके लिए बजट में टोटल 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान बोर्ड, ये भी बिहार में है, और ये बिहार के किस जिले में है? तो चलिए जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिए जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है आप उसका जवाब हमें जरूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने अच्छे से अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया जाएगा, और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था केंद्रीय बजट 2025-26 में, ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 106। सुपर फूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सुपर फूड में उन खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है जिनमें पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, फाइबर और अन्य स्वास्थ्यवर्धक यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भोजन का वैज्ञानिक रूप से मान्य वर्गीकरण है। और तीसरा है, कटहल, सहजन, इमली, हल्दी, लहसुन ये एक सुपर फूड है। इनमें से कितने कथन सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो सुपर फूड ऐसे खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जिनसे माना जाता है कि मैक्सिमम आवश्यक चीजें जो मानव शरीर को आवश्यक होती हैं, वो इन सुपर फूड से मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, फाइबर और अन्य चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हें सुपर फूड कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि वैज्ञानिक रूप से मान्य वर्गीकरण है, ये गलत है ना। वैज्ञानिक रूप से इसे ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है भोजन का, ये याद रखना है आपको। ऐसा स्टेटमेंट आपको डाइवर्ट कर सकता है और आपसे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, कटहल, सहजन, इमली, हल्दी और लहसुन ये एक सुपर फूड है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सहजन क्या होता है? तो बहुत सारे क्षेत्र में इसे सीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पेड़ को मुनगा कहा जाता है ना। तो आपको पता होगा ये गर्मी के समय पे ये मिलता है और लोग इसे खाते हैं। तो ये सभी जो है, कटहल, सहजन, इमली, हल्दी, लहसुन, इन्हें सुपर फूड कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल दो स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन बी। देखिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करते हुए रहेंगे, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 को। इसे देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास के संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत 5 वर्षों के लिए की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत कपास उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
तीसरा है वैश्विक कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24% है। और चौथा है भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो उत्पादन के मामले में तीसरा, उपभोक्ता के मामले में दूसरा। इन सभी में से कौन सा कथन है जो गलत है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत की गई थी 5 वर्षों के लिए। उसके बाद ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। उत्पादन के मामले में, कपास उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में भारत तीसरा नहीं दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता के मामले में भी दूसरा और उत्पादन के मामले में भी दूसरा। और वैश्विक कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24% है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 23 पॉइंट समथिंग है कपास उत्पादन, है ना, तो इसे हम लगभग 24% मान सकते हैं। गलत कथन पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है उत्पादन के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम में है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क अमेरिका और वियना ऑस्ट्रिया। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स में स्थित है, बेल्जियम में। स्थापना कब की गई थी संगठन की? 1952 में। ऐसे तथ्यों को जरूर याद रखना है, पीसीएस वगैरह में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 109, भारत में पोटाश का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो पोटाश, आपको पता है कि पोटाश के मामले में हम पूरी तरीके से आयात पर निर्भर हैं और पोटाश का जो सर्वाधिक भंडार है वो पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन ए, 80% भंडार जो है ये आपका राजस्थान में ही है, लेकिन हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका खनन नहीं कर पा रहे हैं, ये याद रखना है आपको। और अभी पोटास का एक भंडार पंजाब में भी पाया गया था, तो याद रखना है इन सभी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, विश्व के शीर्ष 3 मोबाइल विनिर्माता देशों के युग्म की पहचान करें। आपके सामने ऑप्शंस हैं, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन। ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, भारत, जापान। ऑप्शन सी चीन, भारत, वियतनाम और ऑप्शन डी चीन, वियतनाम, भारत। तो मोबाइल विनिर्माता के रूप में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन सी, चीन, भारत और वियतनाम। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और फिर वियतनाम तीसरे स्थान पर है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। आपके लिए हम प्रत्येक 5 दिन का जो करंट अफेयर्स होता है यूपीएससी और पीसीएस से संबंधित, उसका रिवीजन सेशन भी लेकर के आते हैं। 1 से 5 जनवरी 2026 के रिवीजन सेशन को हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। आप उसे जाके अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 111, 111, वैश्विक क्षमता केंद्र नीति प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वैश्विक क्षमता केंद्र नीति ये प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ आप हमें बताएंगे कि स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पीडीएफ के लिए आपको बताया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कहां मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारे सामने, कोमोडो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन कहां किया गया? आपसे स्थान पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी यूएसए में। तो कोमोडो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया था बाली में। और ये बाली कहां पर है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारे सामने। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमत सीमा कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 49%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 100% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है भारत में, उसमें 100% के एफडीआई की अनुमति दी गई है ऑटोमेटिक रूट से, है ना। दो रूट होता है एफडीआई का, एक होता है सरकारी रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दी गई है। बीमा क्षेत्र में भी अब एफडीआई की अनुमति को 100% तक बढ़ा दिया गया है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारे सामने। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अभी तक जितना प्रश्न आपको दिया गया था वहां पर आपसे गलत कथन का चयन करवाया जा रहा था, और अब यहां आपसे पूछ रहा है सही कथन कौन सा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में या उससे संबंधित। चार कथन है, इन चारों को ध्यान से पढ़ना है और फिर अपना आंसर देना है। पहला कथन है इसकी शुरुआत वर्ष 2007-8 में की गई थी। दूसरा कथन है इसका कार्यान्वयन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है यह प्रत्येक 3 महीने में जारी किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है इसके तहत 12 मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। कौन सा कथन सही है इन चारों में, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2007-8 में नहीं की गई है, 2015 के समय पर की गई थी। और इसका जो कार्यान्वयन है वो कौन करेगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया है। कौन है अभी हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। तीसरा है यह प्रत्येक 3 महीने में जारी किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, 3 वर्ष में जारी किया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को। और ये 12 मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य का परीक्षण करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। 12 तत्व ऐसे मृदा में पाए जाते हैं जिनके आधार पर पहले एक वृहद पोषक तत्व है और अन्य है, फिर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इन कैटेगरी में बांटा गया है 12 तत्वों को, और फिर उसके आधार पर निगरानी की जाती है मृदा के स्वास्थ्य की। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारे सामने। पराली के बदले गोवंश खाद योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ये योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी है, पराली के बदले गोवंश खाद योजना। पराली की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक आई खेत मोबाइल ऐप भी चलाया जा रहा है, और ये चलाया जा रहा है आपका पंजाब के द्वारा। ठीक है। आंसर फिलहाल क्वेश्चन नंबर 115 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पराली के बदले गोवंश खाद योजना। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारे सामने। वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंदौर और अहमदाबाद, ऑप्शन बी इंदौर एवं नागपुर, ऑप्शन सी जयपुर एवं उदयपुर और ऑप्शन डी इंदौर एवं उदयपुर। क्या हो जाएगा सही आंसर? रामसर स्थल जो होते हैं आर्द्र भूमि, उसी के तहत ये एक सूची बनाई जाती है, वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज की सूची। और इसमें जो शामिल शहर होते हैं, आर्द्र भूमि के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले शहरों को इसमें शामिल किया जाता है 6 वर्ष के लिए। और फिर 6 वर्ष के बाद ये अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें फिर से रिन्यू किया जा सकता है। फिलहाल इस सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर एवं उदयपुर। उदयपुर में 5 झील है और इंदौर का सिरपुर झील है, जिसके संरक्षण के लिए वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज में मान्यता दी गई है। इन दोनों शहरों को ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारे सामने। रामसर स्थल की सूची में शामिल खेचे ओपलरी वेटलैंड किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी झारखंड। तो खेचे ओपलरी वेटलैंड जो है ये स्थित है कहां पर? सिक्किम में। ऑप्शन बी। खेचे ओपलरी वेटलैंड को विशिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से? विशिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक और नाम दिया जाता है खेचे ओपलरी वेटलैंड का, और वो नाम क्या है? ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसे पढ़िए। ओह लेडी सिट हियर, है ना? ऐसा नाम भी इसे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारे सामने। गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव ये स्थित है कहां पर? गुजरात में, है ना? पूरे विश्व में ऐसे अंतर्देशीय मैंग्रोव जो है उनकी संख्या है 8 और भारत में ये पहला है जो कि गुजरात में स्थित है और इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक मैं बात आपसे कह दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज बता रहा हूं तो आप फिर इसे अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब में सेटिंग का जो ऑप्शन रहता है वहां से जाके इसके स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है? और फिलहाल यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बातें सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है वो कहाँ पर है? रिवीजन पे है ना? इसलिए यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बातें नहीं की जा रही है। आपको कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 119। यूएनसीबीडी यानी कि जैव विविधता अभिसमय, इसके कॉप 16 का आयोजन किया गया है और ये आयोजन कहां किया गया है ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। सब तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बाकू अजरबैजान, ऑप्शन बी बेलेम ब्राजील, ऑप्शन सी कैली कोलंबिया और ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत। तो सबसे पहले आपको बता दें यूएनएफ ट्रिपल सी का कॉप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में और यूएनएफ ट्रिपल सी का कॉप 30 जो है वो हुआ था बेलेम ब्राजील में। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है क्या? यूएनसीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और इसके कॉप 16 का जो आयोजन है ये किया गया है कैली कोलंबिया में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 120। खबरों में देखा गया F-11 क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एक फाइटर जेट, ऑप्शन बी एक रसायन, ऑप्शन सी एक बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी एक आक्रामक खरपतवार। तो कुछ याद आ रहा है आपको? F-11 क्या है? वो पाकिस्तान वाला नहीं है जो जिसे हमने गिराया था, वो था F-16, ठीक है? इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ऐसा ऑप्शन दे करके। तो F-11 जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, याद रखना है आपको। और पाकिस्तान वाला जिसे हमारी सेना ने जिसे गिराया था उसका नाम है F-16, ये याद रखेंगे। और फिलहाल यहाँ आपसे F-11 पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? एक बैक्टीरिया, ठीक है? अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारे सामने। निम्नलिखित पर विचार करें। एक तरफ कुछ ज्वालामुखियों के नाम हैं और एक तरफ कुछ देशों के नाम है। आपको बताना है इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। तो माउंट फेंटाले देश है इथियोपिया, माउंट एटना देश है इटली, माउंट रेनियर देश है अमेरिका और माउंट डुकोनो जो कि है देश इंडोनेशिया। अब बताइए इनमें से कितने युग्म हैं जिनके सामने सही देश और सही ज्वालामुखी का नाम लिखा हुआ है? तो फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पर चारों युग्म जो हैं ये सुमेलित हैं। ये सभी चर्चा में रहने वाले ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनके नाम को और इनके लोकेशन को याद रखेंगे, आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? तो आपको पता है कैस्पियन सागर की जो सीमा है ये 5 देशों से लगती है और आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा देश है जिससे कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और यूक्रेन। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर देते हुए फिर हमसे मैच करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन से कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगती है। ये 5 देश कौन कौन से हैं जिनसे कैस्पियन सागर की सीमा लगती है? तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रूस है चौथा देश और 5वां देश जो है वो ईरान है। ये याद रखना है आपको, ठीक है?
चारों तरफ से ये घिरा हुआ है इन 5 देशों से। यूक्रेन से इसकी सीमा नहीं लगती है, याद रखना है आपको। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ये हमारा एनसीईआरटी का जो क्लास है रात के 9 बजे लाया जाता है आपके लिए। क्लास 8 का चैप्टर 6 हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है और आगे के सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।